स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम भारतीय संघीय संरचना की प्रकृति की चर्चा करेंगे। भारतीय संघीय संरचना के संदर्भ में कहा जाता है कि अर्ध संघीय संरचना या एक ऐसी संघीय व्यवस्था है जिसमें कहा जा सकता है कि इसका प्रारूप तो संघात्मक है परंतु आत्मा एकात्मक है। या तीसरे शब्दों में कहा जाता है कि यह केंद्रोन्मुख संघीय व्यवस्था है, केंद्र को मजबूत करती हुई संघीय व्यवस्था है। हम इसी प्रश्न के इर्द गिर्द अपनी चर्चा जारी रखें। क्या वास्तव में भारत के संघीय संरचना में एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं अधिक पाई जाती हैं? सबसे पहले देखें, क्या भारतीय संघीय व्यवस्था में वो सारे एलिमेंट मौजूद हैं जो भारत को संघीय संरचना बनाते हैं। सामान्य तौर पर कहें तो हाँ, भारतीय संघीय व्यवस्था में वो सारे तत्व मौजूद हैं जो किसी एक देश की व्यवस्था को संघात्मक बनाते। जैसे पहली चीज, भारत में एक लिखित संविधान है। हर जगह जहाँ भी संघीय व्यवस्था है लिखित संविधान की आवश्यकता होती है। लिखित संविधान के साथ साथ सर्वोच्च संविधान की आवश्यकता होती है। भारत में संविधान सर्वोच्च है और लिखित भी है, और ये इसलिए आवश्यक है कि यही संविधान संघ के लिए रास्ता सुगम बनाता है या संघ की नींव रखता है। तीसरी चीज जो आती है, शक्ति का विभाजन। एक ऐसे संविधान के द्वारा जो लिखित है और सर्वोच्च है, उसके द्वारा केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन किया जाता है। भारत में भी केंद्र और संघ के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूची का जिक्र किया गया है: संघीय सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची। इन तीनों सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति का विस्तृत रूप से, स्पष्ट रूप से विभाजन कर दिया गया है। सबसे बड़ी आवश्यकता। और ये विभाजन किया किसके द्वारा गया है? संविधान के द्वारा। वो संविधान जो लिखित है और जो सर्वोच्च है। चौथी आवश्यकता जो है संघ की होती है कि लिखित और सर्वोच्च संविधान के द्वारा जो शक्ति का विभाजन किया गया है, यदि उस संदर्भ में कोई विवाद उत्पन्न हो, कौन सा विषय किसके पास है, किसके पास जाना चाहिए, या कोई नया विषय उभर करके सामने आ जाता है जिसका मेंशन वहाँ पर नहीं है, तो वो विषय किस तरफ जाएगा, केंद्र के पास जाएगा, राज्य के पास जाएगा, संवर्ती सूची में रखा जाएगा, ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ों की आवश्यकता थी। तो एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका, एक एजेंसी की आवश्यकता है, जिसे हम न्यायपालिका के रूप में भारत में देखते हैं, सर्वोच्च न्यायपालिका के रूप में देखते हैं। जो विवाद केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर, मुख्य रूप से विवाद शक्ति के विभाजन के संदर्भ में विवाद होने पर जो है अपना निर्णय सुना सके और निर्णय सभी को मान्य। तो ये 4 प्रकार के एलिमेंट की आवश्यकता होती है किसी भी संघ के निर्माण में, और ये चारों के चारों तत्व जो है भारतीय संघीय संरचना में मौजूद हैं। और इसके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं कि भारत एक संघीय व्यवस्था है। लेकिन जैसा कि पहले ही प्रश्न आया था कि क्या भारतीय संघीय संरचना की प्रकृति ऐसी है कि उसे एक आदर्श संघीय व्यवस्था कही जा सकती है, या इसमें एकात्मकता के गुण ज़्यादा पाए जाते हैं? तो व्हाट आर द यूनिक फीचर्स दैट वी हैव टू डिस्कस नाउ। जो लोग ये मानते हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था का झुकाव केंद्र की तरफ है, वो जो है बहुत सारे तर्क देते हैं। इसमें पहला है, एक आदर्श संघीय व्यवस्था में संघ और राज्य दोनों का अस्तित्व अटूट होता है, दोनों का एग्जिस्टेंस इनवायलेबल होता है, जियो पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस इनवायलेबल होता है। इसका अर्थ यह है कि न तो संघ समाप्त किया जा सकता है और न ही यूनिट या इकाई को समाप्त किया, जैसा कि अमेरिका में है। अमेरिकी संघीय संरचना में दोनों का ही अस्तित्व जो है वो अक्षुण्ण है, दोनों को समाप्त नहीं किया जा सकता। यदि संघ को समाप्त नहीं किया जा सकता, साथ ही साथ राज्य को भी समाप्त नहीं किया जा
परंतु इस कसौटी पर भी भारत की संघीय संरचना को देखें तो आप पाएंगे कि भारतीय संघीय संरचना की का आधार बहुत कमजोर है। यहाँ पर केंद्र के द्वारा सिंपल मेजोरिटी से संसद में एक प्रस्ताव ला करके जो है राज्य के अस्तित्व को समाप्त किया जा सकता है, एक नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है, एक राज्य को कई राज्यों में परिवर्तित किया जा सकता है, कई राज्यों को मिलाकर के एक राज्य बनाया जा सकता है, छोटे छोटे क्षेत्र लेकर के कई राज्यों से एक नवीन राज्य का निर्माण किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट और यूनिट्स इज थॉरोली डिपेंडेंट अपॉन द सेंटर। केंद्र पर टिका हुआ है, राज्य का अस्तित्व पूरी तरह से केंद्र पर टिका हुआ है और राज्य का अपना कोई महत्व नहीं। तो पहली चीज जो है वो केंद्र के पक्ष में जाती है कि केंद्र ही जो है राज्य का निर्माता है। और इसी वजह है कि 1956 में जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हुआ था तो हमारे पास 14 राज्य थे। आज जो है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमारे यहाँ टेरिटरी या क्षेत्र का विस्तार नहीं हुआ है, केवल यदि सिक्किम और गोवा को छोड़ दे तो क्षेत्र का विस्तार नहीं हुआ है, परंतु 14 राज्य 29 राज्यों में परिवर्तित हो चुके हैं। इसका यह मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग राज्य से उसको काट काट करके नए नए राज्य का निर्माण किया जा रहा। आज भी बहुत सारे राज्य बनाने की मांग चल रही है और उस पर विचार चल रहा है। कहने का मतलब है यहाँ पर कि राज्य जो है पूरी तरह से अपने अस्तित्व के लिए केंद्र पर निर्भर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, शक्ति का विभाजन भी पूरी तरह से राज्य के वही पूरी तरह से केंद्र के पक्ष में। एग्जाम्पल के तौर देखें, सबसे बड़ी सूची जो बनाई गई वो संघीय सूची, 97 विषय रखे। दूसरी सूची बनाई गई संवर्ती सूची, इसमें ओरिजिनली 47 विषय रखे गए थे, धीरे धीरे इसमें विषय बढ़ते रहे हैं। लेकिन इस सूची का महत्व ये है कि इस पर दोनों ही केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन एक इसमें पेच है कि यदि केंद्र और राज्य के बनाए गए कानून में किसी प्रकार का टकराव होता है तो फिर उस सीमा तक, जिस सीमा तक टकराव है, केंद्र के कानून ही मान्य। यहाँ पर भी प्राथमिकता केंद्र को दी गई। तीसरी चीज राज्य सूची है, तो राज्य सूची भी पूरी तरह से राज्य के, तो उसमें कम विषय हैं और पूरी तरह से राज्य का नियंत्रण भी नहीं है। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं कि राज्य सूची के विषय केंद्र को हस्तांतरित किए जा सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, यदि राज्यसभा के द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दिया जाए कि अमुक विषय राष्ट्रीय महत्व का है, उसे केंद्र को दिया जाना चाहिए, तो वो केंद्र के पास आ जाता है। यदि राज्य में आपातकालीन लागू है तब जो है विषय जो है वो केंद्र के पास आ जाते हैं। तो इस तरह से कई परिस्थितियां हैं जिसमें राज्य से के विषय को केंद्र को दिया जा सकता है। तो यदि किसी इन सभी आधारों पर देखें तो वो शक्ति के विभाजन का जो हिस्सा है पूरी तरह से केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है। राज्य की स्थिति बहुत ही दयनीय है। तीसरी चीज, प्रशासनिक आधार। प्रशासन जो है वो प्रशासनिक संरचना जो है वो केंद्र और राज्य के लिए एक ही है। भारत में डुअल प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, दोहरी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं, जैसा कि अमेरिका में पाया जाता है। केंद्र के कानून केंद्र की प्रशासनिक संरचना के द्वारा लागू किए जाते हैं और राज्य कानून राज्य के द्वारा लागू किए जाते हैं। ऐसी व्यवस्था नहीं है, एक ही प्रशासनिक संरचना है और प्रशासनिक संरचना में सर्वोच्च पद जो है वो केंद्र के अधिकारियों का होता है और निम्न स्तर जो है वो, इसलिए जब कभी भी कोई संकट आता है तो केंद्र के कर्मचारी, केंद्र के अधिकारी होने के कारण वो केंद्र का पक्ष लेते हैं। तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी देखें तो मामला जो है वो केंद्र की तरफ झुका हुआ है। वित्त के संदर्भ में देखें, वित्तीय व्यवस्था के संदर्भ में देखें तो मामला पूरी तरह से केंद्र के रूप में है और राज्य की स्थिति एक भिखारी की तरह है जो केंद्र के सामने हमेशा कटोरा लेकर खड़ा होता है आर्थिक सहायता के लिए। क्योंकि सारे महत्वपूर्ण विषय जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है, रेवेन्यू प्राप्त होता है, सारे के सारे विषय जो है वो केंद्र के पास है, बहुत ही सीमित मात्रा में राज्यों के पास है। यदि
न्यायिक व्यवस्था को देखें तो न्यायिक व्यवस्था भी हमारे यहाँ एकीकृत है, और जो है एकीकृत न्याय की व्यवस्था के कारण जो है इस संदर्भ में भी केंद्र का जो है पलड़ा भारी दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त छोटे छोटे और प्रावधान हैं जो केंद्र की ओर जो है चीज़ों को झुकाते हैं। जैसे केंद्र और राज्य दोनों के चुनाव आयोजित करने के लिए एक जो है चुनाव आयोग, संघीय स्तर पर चुनाव आयोग की व्यवस्था है। ठीक उसी तरह वित्त के विभाजन के लिए वित्त आयोग की व्यवस्था है, जिसका गठन भी केंद्र के द्वारा किया जाता है। तीसरी चीज है राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के हाथ में है, और राज्यपाल जो है राज्य के प्रशासन का मुखिया होता है। और इस तरह से बहुत सारे जो है संस्थाएं हैं, ऑडिटर जनरल है या अन्य जो है प्रकार के बहुत सारे आयोग हैं जो केंद्र के द्वारा बनाए जाते हैं, परंतु उनका अधिकार क्षेत्र राज्यों तक फैला हुआ है। ये सभी चीज़ें जो है कुल मिलाकर के केंद्र को शक्तिशाली बनाती हुई दिखाई देती है। और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था है जिसको हम कहते हैं आपातकालीन व्यवस्था, 352 और 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था। इन दोनों ही दृष्टिकोण से देखेंगे। जैसे जैसे आपातकाल की स्थिति है, यदि एक तो आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार केवल और केवल किसको है? केंद्र को है। राज्य को आपातकाल की घोषणा का अधिकार, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है, और जैसे ही राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है, पूरी की पूरी संघीय संरचना चरमरा करके वो एकात्मक व्यवस्था में बदल जाती है, और सभी शक्तियां जो है वो केंद्र के पास हस्तांतरित हो जाती है। राज्यों के पास किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं, सारी व्यवस्थाएं, सारी शक्तियां जो है सिमट करके जो है केंद्र में चली, चाहे वह आपातकाल की घोषणा युद्ध की स्थिति में किया गया हो या फिर आंतरिक विद्रोह की स्थिति में किया गया हो। दोनों ही परिस्थितियों में सारी की सारी शक्तियां जो है वो केंद्र में चली जाती है। दूसरा आर्टिकल 356, जिसके माध्यम से राज्य में संविधान के विफल होने पर जो है राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। और यह किया किस आधार पर जाता है? प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है जो केंद्रीय शासन का एजेंट के रूप में काम करता है। वो राज्य की व्यवस्था पर, राज्य के क्रियाकलापों पर दृष्टि रखता है और समय समय पर राज्य की व्यवस्था के संचालन के संबंध में रिपोर्ट केंद्र को भेजता रहता है। यदि उसे लगता है कि राज्य में जो व्यवस्था है वो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रही है, तो इस आशय का रिपोर्ट वो केंद्र को भेजता है, और केंद्र राष्ट्रपति के माध्यम से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। जैसे ही केंद्र के द्वारा किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है, वहाँ की सारी विधायी शक्तियाँ जो है राज्य से निकल करके पार्लियामेंट को चली जाती हैं, और सारी प्रशासनिक शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति जो है या तो राज्यपाल या राज्यपाल के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को उन सारी शक्तियों को प्रदान करता है, उसके माध्यम से शासन का संचालन करता है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि 356 जिसके द्वारा राज्य की सरकार को समाप्त करके उसको गिरा करके और केंद्र की सत्ता जो है स्थापित की जा सकती है किसी भी समय। इसी तरह आर्टिकल 360 जिसमें आर्थिक आपातकाल के बारे में बताया गया है, आपातकाल के बारे में चर्चा है। आपातकाल अभी तक भारत में इसका प्रयोग नहीं हुआ, परंतु प्रावधान यह है कि जैसे ही यह आपातकाल की घोषणा का अधिकार भी केंद्र को है, और केंद्र जैसे ही आर्थिक आपातकाल की घोषणा करता है, राज्य के बजट या राज्य के खर्चे जो है राज्य की वित्तीय जो शक्तियां हैं वो जो है केंद्र के नियंत्रण में आ जाती है। केंद्र के निर्देशों के अनुसार जो है ये काम करना अब पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है आपातकालीन व्यवस्था जो है, आपातकालीन जो प्रावधान है, वो आपातकालीन प्रावधान दरअसल जो है संघीय संरचना के विरुद्ध है।
जैसे ही आपातकाल की घोषणा होती है पूरी व्यवस्था जो है एकात्मक हो जाती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि भारतीय संघीय व्यवस्था की जो प्रकृति है उसमें वो सारे तत्व मौजूद हैं जो किसी एक संघ में दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बाद जो एकात्मक व्यवस्था वाले जो जो प्रावधान है और जो प्रतीकात्मक व्यवस्था है, जैसे एक ही भारत में एक ही संविधान है, भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है, तो संविधान भी केंद्र के पास है और संविधान में संशोधन भी केंद्र के द्वारा ही किया जा सकता है, इसलिए संविधान पर पूरा नियंत्रण केंद्र का है। दूसरी तरफ जो है एक ही नागरिकता है, केवल केंद्र के द्वारा किसी को नागरिकता प्रदान की जाती है, राज्य के द्वारा कोई नागरिकता किसी को नहीं दी जा सकती। भारत के नागरिकों की एक ही पहचान है, एक ही आइडेंटिटी है, वो भारतीय नागरिक है। दोहरी नागरिकता जैसे कि अमेरिका में अन्य देशों में जो संघीय व्यवस्था है वहाँ पर है, वैसी व्यवस्था नहीं है। एक ही प्रकार की और बहुत सारी चीज़ें भी जो है प्रकार की हैं। तो यहाँ तक कि जो द्वितीय सदन है उसमें भी राज्य को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, बल्कि राज्य को भी वहाँ की जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है। ये सारे तत्व, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे वैधानिक हो, चाहे 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 वित्तीय हो, चाहे अन्य प्रकार के विभिन्न संस्थाएं हो, ये सभी संस्थाएं जो है वो इस बात को दर्शाती हैं कि केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। और इसकी वजह ये है कि भारत का संघ अमेरिका के संघ जैसा बना है, उस प्रकार से नहीं बना है। भारत का संघ, भारत एक विशाल टेरिटरी था, भारत एक विशाल देश था, प्रशासनिक सुगमता की दृष्टि से इसका विभाजन किया गया है। अमेरिका की तरह नहीं कि बहुत सारे स्वतंत्र और सोवरेन नेशन ने मिलकर के एक संघ का निर्माण किया, ऐसी व्यवस्था नहीं है। छोटे छोटे राज्यों ने मिलकर के संघ का निर्माण किया है। भारत के संदर्भ में ऐसी बात नहीं, बल्कि भारत एक विशाल राज्य था, अपने आर्थिक सुगमता के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी के लिए उन्होंने अपने आप को राज्यों में विभाजित कर लिया है। इस कारण से भी केंद्र का जो है वो अत्यधिक प्रभाव है। यही कहें कि केंद्र शक्तिशाली है, और केंद्र को शक्तिशाली इसलिए भी बनाया गया है कि भारत को की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखा जा सके। परंतु ये बात तथ्यों से परे है कि भारतीय संघीय व्यवस्था ब्रिटेन के समानांतर संघीय व्यवस्था नहीं है, बल्कि इसमें एकात्मकता के पुट अत्यधिक पाए जाते हैं। इसका झुकाव केंद्र की तरफ है, या यूँ कहें कि इसकी आत्मा एकात्मक है। ये बात सही प्रतीत है। आज यहीं तक, बाद में।